अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स की तरफ से और मुख्तलिफ़ दोस्तों की तरफ से बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में एमफ़िल और पीएचडी उर्दू में ख़ास तौर पर दाखिलों के हवाले से काफ़ी सारे सवालात पूछे जा रहे थे। तो मुझे लगा कि फ़र्दन सबको जवाब देने की बजाय एक इस पे थोड़ी 5-10 मिनट की 15 मिनट की एक गुफ्तगू आप लोगों से कर ली जाए। तो इसमें एक तो ये था कि क्या बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी और ख़ास तौर पर शोबा उर्दू में इस दफ़ा एमफ़िल और पीएचडी में दाखिले हो रहे हैं। तो यस, हो रहे हैं दाखिले और उनकी ऐड आ चुकी है। और वो ऐड का जो एक लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अब मैं कोशिश करता हूँ कि शामिल कर लिया जाए ताकि आप वहाँ से इसको देख सकें। अच्छा, अगला एक सवाल था कि दाखिले कितने किए जाएंगे या कितनी सीटें हैं। तो ये जो एमफ़िल और पीएचडी है ये आप जानते हैं कि रिसर्च प्रोग्राम्स हैं और इनमें दाखिलों की उस तरह से कोई तयशुदा सीट्स नहीं है कि बताया जाए कि इतने दाखिले होंगे। होता यह है कि रिसर्च स्लॉट्स देखी जाती हैं मुख्तलिफ़ असातिज़ा के पास कि वो कितने लोगों को रिसर्च करवा सकते हैं। तो अगर मैं पिछले 2-3 साल का जो हमारा शोबा उर्दू का डेटा है उसको सामने रखूं तो उसमें ये है कि आज से 1 साल पहले पिछले साल पीएचडी में दाखिला नहीं हुआ, उससे पिछले साल पीएचडी में दाखिले हुए थे, गालिबन 15 दाखिले हुए थे, उससे पिछले साल 20 दाखिले हुए थे। तो इस दफ़ा भी यही देखा जाएगा कि कितनी स्लॉट्स खाली हैं और उनके मुताबिक किए जाएंगे। एमफ़िल में भी इसी तरह से पिछले साल कम दाखिले हुए, गालिबन 25 से 30 के दरमियान, और इस साल देखते हैं कितने। उससे पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे दाखिले किए गए थे, 60 से ज़्यादा दाखिले किए गए। उससे पिछले साल भी इसी तरह 45-50 दाखिले किए गए। तो ये डिपार्टमेंट की जो इंतज़ामिया होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने दाखिले करते हैं। अच्छा, फिर तीसरा सवाल ये होता है कि एमफ़िल और पीएचडी का मेरिट किस तरह से बनता है और इसमें जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके कितने नंबर्स होते हैं और क्या कोई टेस्ट भी है, इसका एंट्री टेस्ट भी है या कुछ डिपार्टमेंटल टेस्ट है। तो उस हवाले से भी अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें जो एमफ़िल है और पीएचडी है इसमें थोड़ा सा एकेडमिक रिकॉर्ड के हवाले से नंबर्स जिस तरह लिए जाते हैं थोड़ा सा फ़र्क है। तो एमफ़िल में जो ये जो हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड है उसका वेटेज 60% है और जो डिपार्टमेंटल टेस्ट है उसका 40% है। लेकिन पीएचडी में जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसका 70% वेटेज है और डिपार्टमेंटल टेस्ट 30 नंबर्स का होगा। तो अब ये वो एकेडमिक रिकॉर्ड के नंबर्स किस तरह से लिए जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें एमफ़िल में ये है कि मैट्रिक, एफ़ए, बीए, इनमें फ़र्स्ट डिवीज़न जिनकी हैं उनके 10-10 नंबर हैं और जिनकी सेकंड है उनके 7 नंबर हैं। और एमए में जिसकी फ़र्स्ट डिवीज़न है उसके 20 हैं और जिसकी सेकंड है उसके 14 हैं। अगर किसी ने बीएस ऑनर्स कर रखा है एमफ़िल में दाखिले के लिए तो बीएस ऑनर्स के मैट्रिक के 10 हैं, एफ़ए के भी 10 हैं और बीएस ऑनर्स के 30 हैं फ़र्स्ट डिवीज़न्स के। और अगर सेकंड हैं तो फिर 7, 7 एंड 21 इस तरह से है। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने पोजीशन ली है एमए में या बीएस में तो पोजीशन होल्डर्स के लिए एक इंसेंटिव ये रखा गया है कि पहली पोजीशन है तो 10 नंबर हैं, दूसरी है तो 8 है और तीसरी है तो 5 नंबर हैं। तो इस तरह से मिला के ये एकेडमिक रिकॉर्ड के नंबर बनते हैं। पीएचडी में ये होता है कि मैट्रिक, एफ़ए, बीए और एमए चारों में फ़र्स्ट डिवीज़न्स के 10-10 नंबर हैं और सेकंड डिवीज़न्स के 8-8 नंबर हैं। अगर किसी ने बीए और एमए की बजाय बीएस ऑनर्स किया हुआ है
तो उसमें ये है कि BS ऑनर के 20 नंबर हैं और फर्स्ट डिवीज़न, और अगर किसी की सेकंड है तो उसके 16 नंबर हैं। एमफिल के 10 नंबर फर्स्ट डिवीज़न के हैं और 8 नंबर सेकंड डिवीज़न के हैं। अच्छा, इसमें PhD में थोड़ा सा एमफिल से ये मुख्तलिफ है कि इसमें पब्लिकेशंस के नंबर हैं। यानी अगर आपका कोई रिसर्च आर्टिकल, आपकी कोई रिसर्च पब्लिकेशंस है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि वो HEC हायर एजुकेशन कमीशन के मंजूर शुदा जराइद में किसी में हो। अच्छा, इसमें कैटेगरी मेंशन नहीं की गई, मंजूर शुदा जराइद लिखा गया। अब वो मंजूर शुदा जराइद HEC की वेबसाइट पे आप जाएं तो सोशल साइंसेस की जर्नल्स की जहाँ फहरिस्त दी है, वहाँ उर्दू के भी मुख्तलिफ जर्नल्स हैं जो HEC अप्रूव्ड हैं। तो उनमें जैसे हमारा बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का जर्नल ऑफ रिसर्च उर्दू है, इसी तरह से GCU लाहौर का तहकीक नामा है, और ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी का ओरिएंटल कॉलेज मैगज़ीन है, बाज़ियाफ्त है, और एक तीसरा उनका मुजल्ला तहकीक है। इसी तरह अगर आप GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का देखें, ज़बान व अदब है, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर का एक मुजल्ला है अल्मास, वो इसमें शामिल है। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों का तहकीक अगर पिछले पहले से छपे हुए अब तो वो डी रिकग्नाइज हो चुका है। इसी तरह नमल का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस का दरियाफ्त है तहकीकी मुजल्ला। इसी तरह से इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का मयार है। तो ये मुख्तलिफ़ तहकीकी मजल्ले हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी का ख़याबान है। इस आपका अगर इनमें से किसी में भी रिसर्च पेपर छपा हुआ है तो उसके 10 नंबर हैं एक पब्लिकेशंस के, और मैक्सिमम 2 पब्लिकेशंस के नंबर हो सकते हैं और 20 नंबर हैं। तो जो लोग आइंदा भी PhD में दाखिला लेने का इरादा रखते हैं एमफिल के बाद, तो उन्हें चाहिए कि एमफिल के दौरान ही, इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। यानी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड के नंबर तो हैं ही हैं, लेकिन अगर आपकी 2 पब्लिकेशंस भी साथ हैं तो आप मेरिट में बहुत ऊपर आ जाते हैं और आपका दाखिला बड़ी आसानी से हो सकता है। तो इस तरह से करके इसका 70 नंबर इस तरह से लिए जाते हैं। यानी 50 नंबर 10 मैट्रिक, 10 FA, 10 BA, 10 MA, 10 MPhil, 50 ये हैं, और 20 नंबर पब्लिकेशंस के, ये PhD में दाखिले के लिए। तो इस तरह से करके 70 ये और 30% का फिर डिपार्टमेंटल टेस्ट है। अब हम इससे पहले कि मैं ज़रा थोड़ा सा जो डिपार्टमेंटल टेस्ट के हवाले से आमतौर पे कुछ सवालात ज़्यादा किए जाते हैं कि जी वो गैट काबिल कबूल होगा नहीं होगा या डिपार्टमेंटल टेस्ट ही होगा, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा एक और सवाल का भी जवाब दे दूं। वो भी अक्सर पूछा जाता है कि जी एमफिल में कितनी इसकी फ़ीस कितनी है और इसका दौरानिया कितना होता है। तो एमफिल 4 सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल प्रोग्राम है। 2 साल यानी आपको मिलते हैं इसको मुकम्मल करने के लिए। 1 साल का कोर्स वर्क होता है और 1 साल का थीसिस होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो 1 साल में थीसिस मुकम्मल नहीं कर पाते, उनके लिए फिर ये है कि यूनिवर्सिटी उनको अलाउ करती है वो 6-6 महीने की करके 4 एक्सटेंशंस ले सकते हैं, यानी 2 साल उनको और मिल सकते हैं थीसिस लिखने के लिए। इसी तरह PhD में भी है, 6-6 माह की करके 4 एक्सटेंशंस ले सकते हैं। PhD का जो दौरानिया है वो 4 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 6 साल, और उन 6 सालों में भी अगर आप एक्सटेंशंस लेते हैं तो आपको 6-6 माह की करके 4 एक्सटेंशंस मिल जाती हैं। तो ये इसका दौरानिया के हवाले से बात है। फिर ये पूछा जाता है कि जी एमफिल और PhD की फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर है, फ़ीस कितनी होगी। तो एमफिल के पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस अभी तक यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर की है वो है 47,605 रुपीज़, यानी 47,605 रुपये पहले सेमेस्टर की। दूसरे की 37,815 है, तीसरे की 41,800 है और चौथे की भी 37,815 है। यानी कुल मिला के ये कोई 1,65,000 बनती है पूरे एमफिल प्रोग्राम की फ़ीस। और अगर आप बाद में एक्सटेंशंस लेते हैं 6-6 माह की, तो डेफिनेटली आपको जितने भी एक्सटेंशंस आप लेते हैं उस सेमेस्टर की फ़ीस आपको देनी पड़ती है। इसी तरह जो PhD की फ़ीस है वो पहले सेमेस्टर की 48,100 है और दूसरे सेमेस्टर की
38,365 है। ये कोर्स वर्क होता है पहले 2 सेमेस्टर में, फिर थीसिस शुरू हो जाता है। जब आपका थीसिस होता है तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती थी यूनिवर्सिटी में, वो इसमें शामिल। अब ये किया है यूनिवर्सिटी ने, पहले ऐसा नहीं था, अब से ये पहली दफ़ा से हमारे देखने में आया है कि हर सेमेस्टर की आप पीएचडी 4 सालों में करें, 3 सालों में करें, आप 6 सालों में करें। अगर 6 साल में करते हैं, आपके 12 सेमेस्टर्स हैं, तो 12 के 12 सेमेस्टर्स की फ़ीस होगी, आपको हर सेमेस्टर की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये इस तरह से इन दोनों प्रोग्राम्स का फ़ीस स्ट्रक्चर है, जिसके हवाले से अक्सर बात हो जाती है। अच्छा, फिर एक बड़ा अहम सवाल दूसरा जो आमतौर पर पूछा जाता है और है कि डिपार्टमेंटल टेस्ट क्या इन दाखिलों के लिए मुनक्किद होगा, और जिन लोगों ने गैट का टेस्ट दिया हुआ है, वो खा गैट जनरल है या गैट सब्जेक्ट है, तो उसका क्या फेट होगा। तो इसमें ये है कि एमफिल के लिए गैट जनरल जो है एनटीएस का, वो काबिल कबूल है, और पीएचडी के लिए जो गैट सब्जेक्ट है एनटीएस ही लेता है, वो भी काबिल कबूल है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने शर्त ये रखी है कि आपको डिपार्टमेंटल टेस्ट में भी अपीयर होना है और उसमें क्वालिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। यानी आप गैट का टेस्ट आपने पहले पास किया भी हुआ है, इसके बावजूद आपको डिपार्टमेंटल टेस्ट देना होगा और उसमें क्वालिफाई भी करना होगा ये कि अगर डिपार्टमेंटल टेस्ट में आपके नंबर ज़्यादा हैं तो वो इंक्लूड हो जाएंगे, और अगर आपके गैट सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर थे तो वो आपका साथ रिज़ल्ट कार्ड लगा होगा तो उसके नंबर इंक्लूड होंगे इसमें। डिपार्टमेंटल टेस्ट एमफिल के लिए 40% उसका वेटेज रखा गया है। तो और इसमें जो पासिंग मार्क्स हैं या क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 50% है। यानी आप डिपार्टमेंटल टेस्ट जो भी देंगे उसमें 50% आपको जिन्होंने सेमेस्टर सिस्टम के ज़रिए दिया है, जिन्होंने एनुअल सिस्टम के ज़रिए दिया हुआ है 57% उनके क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें हैं। और जो पीएचडी है इसमें क्योंकि पीएचडी में टेस्ट का वेटेज 30% रखा गया है एकेडमिक रिकॉर्ड से हट के, तो उसमें आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उस टेस्ट में वो 70% हैं, जिनको आप पासिंग मार्क्स भी कह सकते हैं। यानी अगर वो 100 नंबर का टेस्ट पीएचडी का आपसे लिया जाता है, डिपार्टमेंट लेता है, तो कम से कम आपको उसमें से पास होने के लिए 70 नंबर लेने हैं। ये इससे हटकर जो एनटीएस लेता है गैट सब्जेक्ट टेस्ट, उसमें 100 में से 60 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। उसकी वजह ये है कि उसमें सारा सब्जेक्ट नहीं होता, 70% सब्जेक्ट का पोर्शन होता है, फिर कुछ इंग्लिश के सवालात होते हैं, कुछ एनालिटिकल पोर्शन होता है। लेकिन इसमें ये जो डिपार्टमेंटल टेस्ट है, ये चूँकि सारे का सारा सब्जेक्टिव है, उर्दू के ही सवालात इसमें होंगे, तो इसलिए इसमें पास होने के लिए आपको 70 नंबर लेना ज़रूरी है। 70% नंबर लेना ज़रूरी है। अब 70% का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट बिलफर्ज 100 नंबर का ले तो 70 नंबर हों। बिलफर्ज डिपार्टमेंट 30 नंबर का टेस्ट लेता है, क्योंकि 30% वेटेज है, 30 नंबर का टेस्ट ले लिया जाता है, तो उसमें पास होने के लिए आपके 21 नंबर होने चाहिए। ये मर्ज़ी है, अब डिपार्टमेंट की मर्ज़ी होती है, वो 100 नंबर का भी ले ले, 50 का ले ले, लेकिन वो वेटेज उतना ही उसमें से निकालेंगे, जितना परसेंटेज उतनी लेंगे जितनी उनकी ज़रूरत है। अब अगला सवाल ये होता है कि ये टेस्ट किस तरह का होगा, टेस्ट का क्या कोई सिलेबस है। पहला सवाल कि टेस्ट का कोई सिलेबस है, किसी जगह मौजूद है, तो इसका बड़ा सादा सा जवाब है कि इन दाखिला टेस्टों का, खा वो एमफिल के लिए हो, खा वो पीएचडी के लिए हो, कोई भी डिक्लेयर्ड सिलेबस नहीं है कि आपसे कहें कि जी फ़लाँ जगह से ये सिलेबस डाउनलोड कर लें और उसमें से पेपर आएगा, ऐसा नहीं है। फिर क्या है, फिर कहाँ से पेपर आएगा? ज़ाहिर है हवा से तो खला से तो पेपर नहीं आएगा। होता ये है इसमें
कि एमफिल के लिए आपका सिलेबस, आपका एमए का जो सिलेबस है वो है, उसी में से आप तैयारी करेंगे और उसी में से सवालात आते हैं। और ये ऐसा मुश्किल टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता। जिन लोगों ने वाक़तन अच्छे नंबरों से और दिलजमी से एमए किया हुआ है वो बड़ी आसानी के साथ ये टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट का पैटर्न ये रखा जाता है, जो मैंने पिछले 2-3 सालों में देखा है, कि उसका कुछ एक सर्टन पोर्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होता है और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। बिलफर्ज 40 नंबर का टेस्ट है तो 10 नंबर का सब्जेक्टिव रख लिया जाता है और 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव रख लिया जाता है, 30 नंबर का सब्जेक्टिव उसमें पोर्शन होता है। वो ऑब्जेक्टिव किस तरह का होता है, यानी आपसे जिन लोगों ने एमए किया हुआ उन्हें पता है कि भाई जो बुनियादी कुछ कुतब हैं, मसलन आपने एमए के सिलेबस में तनकीद का पर्चा पढ़ा सबसे पहला, तो आपको पता है कि तनकीद में अगर आपने तनकीदी दबिस्तान पढ़े हैं तो डॉक्टर सलीम अख्तर की किताब है सबसे अहम तनकीदी दबिस्तान। अच्छा, इसी तरह से आपने मगरबी तनकीद पढ़ी है तो आपको पता है कि उसमें जो अरस्तू से एलियट तक है वो डॉक्टर जमील जालबी की किताब है, या मगरिब के तनकीदी उसूल है सजाद बाक़र रिजवी की किताब है, या अशारात तनकीद है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की किताब है। तो ये बड़ी बुनियादी कुतब है जिनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए और ये आप तैयार करेंगे। इसी तरह तारीख़ का आपने पर्चा पढ़ा है तो जो मशहूर तवारीख़ हैं उनके बारे में आपको पता है कि आपने कौन सी वो मशहूर तवारीख़ पढ़ी हैं और उनके मुसन्निफ़ीन कौन कौन से हैं। मसलन आपने डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कितनी जिल्दों में है। आपने डॉक्टर सलीम अख्तर की किताब का नाम आपको सबसे पहले वो पता होना चाहिए, अनवर सदीद की किताब का नाम आना चाहिए, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से तारीख़ छपी हुई है उसका नाम आपको आना चाहिए, जो हामिद हसन कादरी की लिखी हुई तारीख़ है उसका नाम आपको आना चाहिए। तो ये बुनियादी किताबें, बिल्कुल बुनियादी नौइयत की। इसी तरह क्लासिकी शायरी है, जदीद शायरी है। जदीद शायरी में आपने फैज़ को पढ़ा, राशिद मीरा जी, नून मीम राशिद मीरा जी और मजीद अमजद, तो आपको इनकी किताबों के नाम आने चाहिए। इसी तरह से मीर और गालिब के बारे में बहुत बुनियादी नौइयत की चीज़ें। इकबालियात को लाजमी इसी उर्दू का हिस्सा समझा जाता है और इकबालियात में भी जो इकबाल की मुख्तलिफ कुतब हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी हैं, और ख़ास तौर पर इकबाल की सबसे पहली किताब कौन सी थी और सबसे आखिरी किताब कौन सी है, इस किस्म के सवालात भी। तो इसी तरह का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। या जो मशहूर अशार हैं मीर के, गालिब के, उनका पहला मिसरा है तो दूसरा मिसरा आपको आता हो। इसी तरह से जो नावल हैं, भाई पहला नावल निगार उर्दू में जिसको कहा जाता है, उनके नावलों के नाम, जो सबसे मशहूर अब्दुल हलीम शरर का नावल है कौन सा है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। या उमराव जान अदा किसका नावल है, जिसने, मैं कह रहा हूँ जिसने एमए उर्दू किया हुआ है और दिलजमी से किया हुआ है, उसने पढ़ा है कुछ ना कुछ, तो ये बिल्कुल बुनियादी नौइयत के सवालात हैं वो कर सकता है। इसी तरह का सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर में भी जो सवाल पूछे जाते हैं वो बड़ी बुनियादी नौइयत के इसी किस्म के सवाल होते हैं। यानी अगर फ़िक्शन पे सवाल है तो शॉर्ट फिक्शन अफसाने में से आपने जो मशहूर अफसाना निगार हैं, मसलन मंटो कृष्ण चंद्र बेदी, गुलाम अब्बास, तो इनके बारे में, या प्रेमचंद हैं शुरू में, तो इन 4-5 लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह नावल निगार भी जो बड़े इब्तदाई नौइयत की बुनियादी जिनको समझा जाता है, उनके नावलों के ऊपर आप कुछ ना कुछ लिख सकते हों, कम से कम जो आपके सिलेबस में शामिल हैं उन लोगों के हवाले से। इकबालियात पर भी कोई ना कोई सवाल हो सकता है। बिलफर्ज बहुत मुश्किल भी जो सवालात या बहुत मुश्किल सब्जेक्ट लगते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, जैसे कि लिसानियात है, तो लिसानियात पर अगर सवाल आ जाएगा तो वो किस नौइयत का होगा कि जी लिसानियात से क्या मुराद है, इसकी शाखें कौन सी हैं, कुछ इसकी अहम शाखों के बारे में बताएं हमें। तो ये बहुत इस किस्म के बुनियादी नौइयत के सवालात इसमें होंगे या हो सकते हैं। यानी जो भी हम बात कर रहे हैं इसमें कुछ जमा नफ़ी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यही चीज़ें होंगी, लेकिन पेपर को तैयार करने के लिए, टेस्ट को तैयार करने के लिए ये बुनियादी बातें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए। इसी तरह से पीएचडी का जो टेस्ट है वो भी, उसके बारे में भी पूछा जाता है कि उसका सिलेबस क्या होगा। तो पीएचडी के टेस्ट में भी मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों ने एमफिल किया हुआ है
और एमफिल में उन्हें पता है कि जो बहुत अहम और बुनियादी नौइयत के पर्चे उन्होंने कोर्स वर्क में पढ़े हैं, मसलन तहकीक की रस्मियात, उसमें हवाला जात क्या हैं, हवाशी क्या हैं, तालिकात क्या हैं, किताबियात किस तरह तरतीब दी जाती है, फ़र्ज़िया किसको कहते हैं, मफरूज़ा क्या होता है, मतलब ये कुछ बुनियादी इस्तिलाहात, इनके बारे में आप लाजमी देखें। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकते हैं, सब्जेक्टिव सवाल भी हो सकता है। पीएचडी का अगर 30 नंबर का पेपर आता है तो उसमें भी आमतौर पर कुछ 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 20 का सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये कोई लाजमी यानी शर्त नहीं है या ये कोई लाजमी पैटर्न नहीं है, पूरे का पूरा भी सब्जेक्टिव पेपर हो सकता है। इसी तरह पीएचडी में जो आप अमली तहकीक के पर्चे में पढ़ते हैं कि भाई एक खाका, कम अज़ कम आपको किसी भी एक फ़र्ज़ी मौजू पर एक खाका बनाना आता हो कि आप पीएचडी अगर करने जा रहे हैं तो खाका कैसे बनाएंगे जिस मौजू पे आपने तहकीक करनी है। फिर इसी तरह आपने तनकीद पढ़ी है तो पीएचडी में ज़रा थोड़ा एमफिल में जो आपने तनकीद का पर्चा पढ़ा वो ज़रा एमए से थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, यानी उसमें बिल्कुल जो जदीद थ्योरीज़ हैं तनकीद की उनके हवाले से सवाल हो सकता है। आपसे जदीदियत, माबाद जदीदियत पर पूछा जा सकता है, आपसे माबाद नौबादियात पर पूछा जा सकता है। इसके लिए भी एमफिल का सिलेबस बहरहाल स्टूडेंट्स अगर देख लें तो उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो मैं आपकी सहूलत के लिए कोशिश करूँगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो हमारा एमफिल का सिलेबस है बीजीयू का और जो एमए का सिलेबस है उन दोनों का लिंक दे दूँ ताकि आप उस सिलेबस को देखकर उसकी रोशनी में आप अपना टेस्ट की तैयारी कर सकें। तो ये कुछ बुनियादी नौइयत की बातें थीं। टेस्ट के हवाले से भी मेरा ख़्याल है कि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मुआवनत मिल जाएगी टेस्ट तैयार करने के लिए। और बाकी ये है कि ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।